हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर का हमारे यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो भी महिलाएं या बहनें महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस प्रश्नों को बहुत ही व्याख्या के साथ प्रश्न को हल करेंगे। और यह प्रश्न हमारी इस यूनिट से 55 नंबर की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सभी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो इस प्रश्न के सभी ऑप्शन हैं आम, अनार, पपीता और कीवी। तो बहनों, सभी जो ऑप्शन है हमारे, सभी में विटामिन पाया जाता है, किंतु इस प्रश्न में पूछा है सबसे अच्छा स्रोत। तो सबसे अच्छा स्रोत होगा हमारा पपीता। कौन सा होगा? पपीता। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन की खोज कब की गई थी? तो प्रोटीन की खोज, इसके ऑप्शन है पहला 1838 में, दूसरा ऑप्शन है 1938 में, तीसरा ऑप्शन है 1965 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1865 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा 1838 में। क्या है? 1838 में। अब यह खोज किसने की थी? तो 1838 में हमारे वैज्ञानिक मूलर थे, इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। और 1838 में ही प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जीलियस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य को किस प्रकार की वसा का सेवन करना चाहिए? इसके ऑप्शन है संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है असंतृप्त वसा। आइए जानते हैं असंतृप्त वसा क्या होती है। असंतृप्त वसा हमें पादपों से प्राप्त होती है और असंतृप्त वसा कार्बन कार्बन के द्विबंध और त्रिबंध बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और यह सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है हमारे सरसों का तेल, बादाम का तेल, वनस्पति का तेल इत्यादि। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? यह इसके ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली एसिड्स, पॉलीएस्टर्स और पॉलीसैकेराइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा प्रोटो शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के प्रोटो शब्द से मिलकर बना है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन हमारे अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक? अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं और यह बंध पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह पॉलीपेप्टाइड्स बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मशरूम से बहुतायत हमें क्या मिलता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन से हमें जो प्रोटीन है वह हमने बताया क्या होता है, इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो मशरूम भी इसका एक स्रोत है जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन बी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? विटामिन बी। क्या आप जानते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से होने वाले रोग विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? हमारे शरीर में यकृत में कौन सा विटामिन स्टोर होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए हमारे यकृत में संचित होता है। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है? विटामिन सी हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। और विटामिन के हमें किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉलिश किए गए चावल को अधिक मात्रा में खाने से कौन कौन सा रोग होते हैं? कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए गए चावल को खाने से बेरी रोग, पेलाग्रा, स्कर्वी, रिकेटस। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग।
इस प्रश्न का सही जवाब क्या है हमारा? बेरी-बेरी रोग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन के। विटामिन के एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेलीबीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है? तेली बीजों का लंबा जीवन काल, इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन ई। कौन सा है? विटामिन ई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त की कमी, रक्त में किसकी कमी से हाइपोनेट्रीमिया नामक रोग हो जाता है? इस प्रश्न के ऑप्शन हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा सोडियम। सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रिया नामक रोग होता है। और कैल्शियम की कमी से हमें हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। यदि हमारे खून में कैल्शियम की कमी होगी तो हाइपोकैल्सीमिया, और हमारे खून में सोडियम की कमी होगी तो हाइपोनेट्रीमिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए धात्री माता को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 5 से 7 ग्राम, दूसरा है 9 से 12 ग्राम, तीसरा है 13 से 17 ग्राम, चौथा ऑप्शन है हमारा 25 से 30 ग्राम। तो गर्भधात्री माता के लिए कितनी? धात्री माता के लिए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा 13 से 17 ग्राम। कितना? 13 से 17 ग्राम। एक सामान्य महिला को प्रोटीन की 45 ग्राम आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 45 ग्राम। यदि वह धात्री माता है तो उसे अतिरिक्त 13 से 17। यदि उसका बालक या बालक जो 0 से 6 माह का होता है तो उसे अतिरिक्त 17 ग्राम, और यदि उसका बालक 7 से 12 माह का है तो उसे अतिरिक्त 13 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को जीवन सत्व भी कहा गया है? पहला ऑप्शन हमारा प्रोटीन, दूसरा कैलोरीज, तीसरा वसा और चौथा विटामिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन को। किसको कहा गया है? विटामिन को जीवन सत्व भी कहा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वसा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेट का कैंसर, दूसरा है हृदय संबंधी रोग, तीसरा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। वसा की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाए तो पेट का कैंसर, हृदय संबंधी रोग अर्थात हार्ट अटैक, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, तीनों चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र में आंसुओं में क्या पाया जाता है? मानव नेत्र में के आंसुओं में क्या पाया जाता है? तो मानव नेत्र में हमें पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम। क्या पाया जाता है? पोटेशियम। क्या आप जानते हैं हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? किस वजह से हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं? तो हमारे आंखों में एक ग्रंथि पाई जाती है, लेक्राइमल। कौन सी ग्रंथि? लेक्राइमल। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। लेक्राइमल ग्रंथि होती है हमारी आंखों में, जिसके कारण हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और हमारे आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जिससे हमारे आंखों की सुरक्षा होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है? गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। महीने की होती है, द्वितीय तिमाही 3 से 6 महीने की होती है, और तृतीय तिमाही हमारी 6 से 9 महीने की होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीन शिक्षा नीति 2020 किस पैटर्न पर आधारित है? तो हमारी नवीन शिक्षा नीति, इसके ऑप्शन है 5+3+3+2, 5+5+3+2, 3+5+5+2 और लास्ट ऑप्शन है इसका 5+3+3+4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा 5+3+3+4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैल्सीफेरॉल विटामिन किसमें घुलनशील होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन किसमें घुलनशील होता है? पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा खून में, तीसरा वसा में और चौथा ऑप्शन है सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब है वसा में। वसा में हमारे कैल्सीफेरॉल विटामिन घुलनशील होता है। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी सामान्यतः किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं? पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, तीसरा है फिलोक्विनोन, चौथा है टेकोफेरॉल।
इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा टेकोफेरॉल। यह किसका रासायनिक नाम है? यह हमारे विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का और फिलोक्विनोन यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोषण के सही क्रम को पहचानिए। पोषण हमारे शरीर में किस किस विधि के द्वारा होता है, यह आइए हम जानते हैं। पहला ऑप्शन है पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। दूसरा पॉइंट है अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और निष्कासन। तीसरा पॉइंट है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। चौथा है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। पहला अंतर्ग्रहण होता है, हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर हमारे शरीर के द्वारा उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण और फिर निष्कासन होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतुलित भोजन में कुल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट से कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर संतुलित भोजन जो होता है उससे हमें कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 50 से 55%। कितना होता है? 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड का रूप नहीं है? पहला ऑप्शन है माल्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा लैक्टोज, डी नंबर का है टाइलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा टाइलिन। टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है। और माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये क्या है? हमारे डाइसैकेराइड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक महत्व नहीं है? पहला ऊर्जा का भंडारण, भोजन को स्वाद प्रदान करना, मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति करना और डी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। इस प्रश्न का सही जवाब है मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति करना। यह कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से जल में घुलनशील रेशा कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है पैक्टिन, दूसरा है म्यूसिलेज, तीसरा है साइलियम और चौथा ऑप्शन है लिग्निन। कौन सा है? लिग्निन। इस प्रश्न का सही जवाब है हम लिग्निन। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? लिग्निन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता? पहला ऑप्शन है माँ का स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है माँ का आहार, तीसरा ऑप्शन है माँ के द्वारा शराब का सेवन, चौथा ऑप्शन है पिता के द्वारा शराब का सेवन। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा पिता के द्वारा शराब का सेवन। गर्भवती महिला कि माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार और माँ के द्वारा जो भी चीज़ उचित मात्रा में शरीर के लिए ली जाती है वह हमारे बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इससे बच्चा स्वस्थ होता है। लेकिन पिता के द्वारा शराब का ग्रहण करना बच्चे को कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, एक धात्री माँ को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए? एक धात्री माता को प्रतिदिन कितने ग्राम कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए? इसके ऑप्शन है 250 मिलीग्राम, दूसरा ऑप्शन है 500 मिलीग्राम, तीसरा है 800 मिलीग्राम, चौथा ऑप्शन हमारा 1200 मिलीग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा 1200 मिलीग्राम। कितना है? 1200 मिलीग्राम। लेकिन तो एक स्वस्थ महिला, स्वस्थ पुरुष और एक गर्भवती महिला को कितने कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए? तो उसे 1000 मिलीग्राम ग्रहण करना चाहिए। कितना कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए? 1 मिलीग्राम ग्रहण करना चाहिए। यह हमारे आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको यह कक्षा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।